हेलो हेलो एवरीवन। आज हम लोग 26 तारीख को जो जेई मेन का पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट में, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आसान पेपर थे। हाँ, एक दो क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं और सारे क्वेश्चन कमोबेश एनसीईआरटी से ही हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने बच्चों की मदद से 11 क्वेश्चन रिकॉल किए हैं और हम लोग इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। अब ये सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ईस्टर ग्रुप भी है और दूसरी ओर आपके पास एक साइनाइड ग्रुप भी है और यहाँ पर रिएजेंट यूज किया गया डिबाल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये जो डिबाल एच का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो एनसीईआरटी में बहुत स्पष्ट दिया हुआ है कि साइनाइड डिबाल एच के साथ रिएक्ट करके इमाइन बनाता है जिसके हाइड्रोलिसिस से अल्डिहाइड बनता है। एट द सेम टाइम डिबाल एच ईस्टर को भी अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर इसके सही मायने में देखा जाए कि भाई डिबाल एच कहाँ कहाँ एक्ट करेगा, तो साइनाइड है, ईस्टर है और साथ ही साथ एल्कीन है। तो डिबाल एच डबल बॉन्ड पे रिएक्ट नहीं करता, तो साइनाइड को रिड्यूस करेगा अल्डिहाइड में और साथ ही साथ ईस्टर को भी रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट, जिसमें हमारा साइनाइड भी रिड्यूस हो जाएगा एल्डिहाइड में और ईस्टर भी रिड्यूस हो जाएगा एल्डिहाइड में। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इस मैच द फॉलोइंग: प्लांट न्यूट्रिएंट, हैवी टॉक्सिक मेटल्स, माइक्रोब्स, सेडिमेंट्स। ये सब कहाँ कहाँ से आते हैं? तो प्लांट न्यूट्रिएंट कहाँ से आते हैं, उस कहाँ वर्क करता है, किस जगह पे वर्क करता है उसके ऊपर। तो बेसिकली डोमेस्टिक सीवेज है, केमिकल फैक्ट्री है, स्ट्रिप माइनिंग है, केमिकल फर्टिलाइजर है। तो यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि हैवी टॉक्सिक मेटल्स तो बेसिकली कहाँ से आते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स से। तो केमिकल फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री आर द सोर्स ऑफ हैवी टॉक्सिक मेटल्स। और इसके बाद जो ये सेडिमेंट्स हैं, जो डिपोजिशंस हैं, वो डस्ट वगैरह, तो ये कहाँ से आते हैं, तो स्ट्रिप माइनिंग से। माइक्रोब्स, तो ये डोमेस्टिक जो सीवेज है इससे बढ़ता है। और प्लांट न्यूट्रिएंट के ऊपर में केमिकल फर्टिलाइजर्स का असर होता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो हमारा जो मैचिंग है, इसका करेक्ट मैचिंग क्या होगा। तो दिस इज द एस्पेक्ट कि प्लांट न्यूट्रिएंट, केमिकल फर्टिलाइजर्स, और हैवी टॉक्सिक मेटल्स, केमिकल फैक्ट्री, माइक्रोब्स फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेज एंड सेडिमेंट्स फ्रॉम स्ट्रिप माइनिंग। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्सन इज, एरोमेटिक केमिस्ट्री में एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर एक तरफ नाइट्रो लगा हुआ है और एक तरफ एनिलीन लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, अमाइन लगा हुआ है, और हम लोग इसको इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं एक और फिनॉल में और एक और आयोडीन में, तो ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देना है कि भाई आप दोनों घटक को एक साथ में नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर हम एनिलीन है हमारे पास, एनिलीन को हम डाइजोनियम में कन्वर्ट करके हम आयोडीन ला सकते हैं और देन आफ्टर फिर नाइट्रो को शुरू करके हम फिनॉल ला सकते हैं, अल्कोहल, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसके लिए सही कन्वर्सन क्या होगा। तो पहले हम नाइट्रस एसिड का प्रयोग करेंगे, तो जो हमारे पास एनिलीन है इससे बन जाएगा डाइजोनियम, और ये डाइजोनियम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करने पे क्या बना देगा, तो आयोडाइड। अगेन ये हमारा एक स्टेप पूरा हो गया। तब हम लोग क्या करेंगे कि नाइट्रो को रिड्यूस करेंगे आयरन HCl से, तो नाइट्रो रिड्यूस करके एनिलीन बनाएगा, नाइट्रस एसिड के साथ फिर डाइजोनियम बनाएगा और वार्म वाटर के साथ इसको जो हम ट्रीट करेंगे तो ये अल्कोहल बनाएगा, मतलब फिनॉल बनाएगा इस केस में। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, फर्स्ट, कि नाइट्रस एसिड फर्स्ट फॉलोड बाय पोटेशियम आयोडाइड, देन आयरन HCl, देन आफ्टर नाइट्रस एसिड और फाइनली वार्म वाटर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट ए बेंजीनॉइड कंपाउंड। यहाँ माइंड माई वर्ड, जो वर्ड यूज किया है वो बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड मीन्स बेंजीन के जैसा। जहां जहां बेंजीन के जैसा रिंग होगा तो उसको हम कहेंगे बेंजीनॉइड। तो यहां पर बेसिकली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, यहाँ भी रिंग है और यहाँ पर भी रिंग है। तो ये तीनों कैसे हैं? बेंजीनॉइड कंपाउंड। जबकि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन क्या है? तो दिस इज व्हाट टब शेप कंपाउंड। ये बेंजीन नहीं है और बेंजीन जैसा रिंग नहीं रखता है। यहाँ ध्यान देना है कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, ये टब शेप कंपाउंड है। दिस इज नॉन एरोमेटिक, है ना। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, एक आसान सा क्वेश्चन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड किसे कहते हैं? यह हिस्टोरिकल कंसेप्ट। कार्बोलिक एसिड इज नथिंग बट फिनॉल। फिनॉल का ही दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। तो फिनॉल को हम कहते हैं कार्बोलिक एसिड। तो ये क्वेश्चन कह रहा है विच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस कार्बोलिक एसिड। तो इसका क्लियर कट जवाब है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अभी हम लोगों ने देखा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम लोग रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, हाइड्रोलाइसिस ही तो हो रहा है, वाटर का डिसोसिएशन हो रहा है। तो बेसिकली जब भी आप इससे रिएक्ट कराते हो, हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर, डिसोसिएशन विथ वाटर, तो यू आर गेटिंग फिनॉल। क्यूमीन के साथ, तो क्यूमीन के साथ बहुत सारी घटनाएं होती है। क्यूमीन से भी बेंजीन बनता है, लेकिन हम उसे हाइड्रोलिसिस नहीं कहेंगे। हाइड्रोलिसिस मीन्स जस्ट रिएक्शन विथ वाटर। बेंजाइल क्लोराइड के साथ, तो बेंजाइल क्लोराइड या बेंजल क्लोराइड यहां पर अगर होता तो इसके साथ क्या बनेगा? बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। तो ये हाइड्रोलिसिस की जब हम बात करेंगे तो बेंजीन डाइजोनियम से हमारे पास क्या बनेगा? तो फिनॉल बनेगा। और जिसको यहां क्या लिखा गया? कार्बोलिक एसिड। सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव्स हाउ मेनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। तो अब यह ध्यान देना है, इंक्लूडिंग, ये पहला क्वेश्चन है। पिछले बार में भी 12 पेपर हो चुके हैं और कल से अभी तक 3 पेपर और हो चुके हैं, ये चौथा पेपर है। ये पहला क्वेश्चन है स्टीरियोआइसोमरिज्म में, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अब इस केस में आप देखिए कि अगर हम बात करते हैं मिथाइल साइक्लोहेक्सेन पे मोनोक्लोरिनेशन Cl2H, तो मोनोक्लोरिनेशन कहाँ कहाँ होगा? जितने जगह पे केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे वहां वहां मोनोक्लोरिनेशन होगा। अब केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे हैं? तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ मिथाइल पर है, उसके बगल वाले H पर है और उसके बगल वाले H एटम पर भी है और उसके बगल वाले H एटम पर भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान देना है, इसके बगल वाले पे भी होगा और ध्यान देना है कि इसके बगल वाले पर भी होगा। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि इतने जगह पे स्ट्रक्चरल हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। तो आप यहाँ देखें, यहाँ कौन सा स्टीरियोआइसोमर हो सकता है? क्या यहाँ कोई सिस ट्रांस हो सकता है? तो नहीं, यहाँ नहीं होता, तो यहाँ एक ही होगा। यहाँ पर भी ये कोई किरल कार्बन नहीं है, तो यहाँ पर भी एक ही बनेगा। और जैसे ही हम इस कार्बन पे कराते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमारे पास 2 किरल कार्बन बन गए, और 2 किरल कार्बन बन गए तो हमारे पास, और दोनों किरल कार्बन अलग अलग हैं, तो हमारे पास 4 होंगे, RR, RS, SS एंड SR। 4 अलग अलग स्टीरियोआइसोमर बनेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 अलग अलग किरल कार्बन बन रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ H भी है, यहाँ भी H है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 होगा, RR, RS, SS एंड SR। और फाइनली लास्ट एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास H और Cl है, यहाँ पर भी 2 किरल कार्बन है। किरल कार्बन नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये स्टीरियो सेंटर है। यहाँ क्या होगा?
तो ई एंड जेड होगा। इस जगह पे इस प्लेन पर क्या होगा, ई एंड जेड। तो यहां कितने बनेंगे, ई एंड जेड। तो कुल मिला के कितने हो गए, तो 1 और 1 2 और 4 6 और 4 10 और 2 12। तो कुल मिला करके हमारे 12 स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं। टोटल आइसोमर्स बन रहे हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, तो इसका जवाब हुआ 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विथ मिथनॉल गिव्स 2.24 ml गैस एट STP, वेट ऑफ द गैस इन मिलीग्राम। अब ये जो क्वेश्चन है आसान सा क्वेश्चन है, अगर कोई देखना चाहे तो ये उसे दिखेगा कि मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि इसमें रिएक्शन दिया हुआ है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विथ मिथनॉल, तो यहां पे आप ध्यान दीजिए कि C2H5 MgBr अगर मिथनॉल से रिएक्ट करेगा तो बेटा सबसे पहला कंसेप्ट RMgX, दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो। तो ये प्रोटॉन खा के क्या बनाता है, तो ये बना देगा C2H5H, मतलब ये इथेन बना देगा। और ये इथेन क्या हो गया, गैस हो गया। और इसके साथ बाकी क्या बचेगा, CH3O MgBr, दिस इज नॉट गैस। ओके, तो ये कह रहा है कि इस गैस का कितना ml मिल रहा है, 2.24 ml मिल रहा है। इसका वेट क्या होगा इन मिलीग्राम, इन मिलीग्राम कितना वेट होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर बेसिकली वेट तो निकालना ही था और दूसरी बात ये निकालनी थी कि यहां कौन सा गैस आ रहा है, क्योंकि वेट तभी मिलेगा जब आपके पास इस गैस का मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा। ओके, तो पहली बात 2.24 ml, तो इसका मतलब कितने मोल हो गए STP पे, तो 2.24 इंटू 22,400, दिस इज इक्वल टू 2.24 बाई 2.24 इंटू 10 to the power -4। ओके, इतने मोल मिल गए। अब इतने मोल का वेट कितना होगा, तो वेट कितना होगा, तो यहां पे ध्यान दीजिए, वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2.24 डिवाइडेड बाय 2.24 इंटू 10 to the power -4, और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, तो 12 दूनी 24 36 इंटू 30 ग्राम। अब ये सारा कैलकुलेशन आप कर लो, तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 to the power -3 ग्राम और 3 मिलीग्राम। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 3। तो आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ऑर्गेनिक क्या था, ऑर्गेनिक था ये रिएक्शन बनाना कि ग्रिग्नार्ड का जब अटैक हम मिथाइल अल्कोहल से कराएंगे तो क्या बनेगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिए हैं तो इथेन गैस बनता है, और इथेन गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो इथेन गैस का मॉलिक्यूलर वेट है 30 ग्राम पर मोल। ये इसका ऑर्गेनिक एस्पेक्ट है, और बाकी तो सिंपल मोल कंसेप्ट है। अगेन अगले क्वेश्चन में, हाउ मेनी ऑफ द गिवन इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का, पिछले बार की तुलना में बहुत ही आसान पेपर। तो यहाँ इसका जवाब क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। आप NCERT में आप देखेंगे तो इसका जवाब सीधा सीधा है ओफ्लॉक्सासिन। टर्पेनॉल, ये टर्पेनॉल क्या होता है, तो बेसिकली दीज आर सर्फेक्टेंट्स या बॉडी में वुंड्स वगैरह साफ करने के लिए, तो दिस इज नॉट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन जी इज ऑल्सो नॉट ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दिस इज नैरो स्पेक्ट्रम। सल्फारसन ये बेसिकली टिपिकल कुछ डिजीज को, खास कर वो सिफालिस वगैरह को यूज कर टैकल करने के लिए यूज होता है, तो दीज आर नैरो स्पेक्ट्रम। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन है, तो जवाब है ओफ्लॉक्सासिन, आंसर इज 1। Again, which of the following is animal starch? Amylose, amylopectin, ये स्टार्च के फॉर्म है, बट दे आर नॉट एनिमल स्टार्च। ये एनिमल स्टार्च नहीं है। एनिमल स्टार्च तो सिंपली ग्लाइकोजन है जो हाईली ब्रांचिंग है। बेसिकली है तो क्या, यहाँ पे एनिमल स्टार्च में क्या होता है, तो ये बेसिकली
आप जो स्टार्च है वही स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ ब्रांचिंग ग्लाइकोजेन में ज़्यादा होती है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, एंड दिस इज फाउंड इन एनिमल्स। आपके स्टमक में ये स्टोर होता है। अगेन एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और काफ़ी ट्रेडिशनल, परंपरागत, बहुत सिंपल क्वेश्चन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के ऊपर। विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप एज पर आईयूपीएसी रूल्स। तो इसका जवाब बहुत सिंपल, एसिड के बाद एसिड, उसके बाद ईस्टर, एसिड क्लोराइड एंड अमाइड। इसका करेक्ट आंसर इज 1। तो ये आप ध्यान दीजिए कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एसिड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड आता है, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद एसिड क्लोराइड, उसके बाद अमाइड। एक आसान सा क्वेश्चन, ये इसका आंसर 10। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, विच प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है, इसमें क्या होता है? तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर मीन्स नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर क्या होता है? आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन के केस में डिफरेंट आइसोप्रीन यूनिट के बीच में ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस करने को हम लोग क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन। तो ये ब्रांचिंग कहां से आता है? तो आइसोप्रीन को जब सल्फर के साथ हिट किया जाता है तब उसमें ब्रांचिंग इंट्रोड्यूस होता है ना। तो ये इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो फिगर आप देख रहे हो कि यहां पर आइसोप्रीन यूनिट है, ये बेसिकली ये कहाँ से बने? आइसोप्रीन यूनिट से। पॉलीमर्स हैं, नेचुरल पॉलीमर्स हैं, और इनके बीच में सल्फर के क्रॉस लिंकिंग हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि इनके बीच में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो दिस इज व्हाट वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जेईई मेन पेपर 2 जो आज हुआ है 26 तारीख को, इट इज नॉट टू टफ। एक दो क्वेश्चन को अगर कहा जाए टफ, 2 क्वेश्चन खास करके, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन मॉडरेट और आसान में से है। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं और सारे क्वेश्चन कमोबेश एनसीईआरटी से हैं। ओके, तो आई होप आपने अच्छा किया होगा और थैंक्स, और फिर मिलते हैं अगले पेपर में उसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।